जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। आज हम जुडिशरी पे ही बात करने वाले हैं। हम लेजिस्लेचर कवर कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव कवर कर चुके हैं, दोनों यूनियन और स्टेट का। आज हम मेजरली यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट पे फोकस करेंगे, कल हाई कोर्ट्स पे। तो आइए, नमस्कार, स्वागत है आपका डे 25 ऑफ लर्न एवरी डे में। आज हम यूनियन जुडिशरी पे बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं पहले। आर्टिकल्स 124 टू 147, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5। ठीक है, ये पूरी चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ पार्ट 5 नहीं, पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल्स 124 टू 147 establishes the Supreme Court of India, ensures independence of judiciary। ये केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर कई बार 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 बता चुके हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। केशवानंद भारती केस 1973 को आपको हमेशा याद रखना है। आगे, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेस। प्रेजेंट स्ट्रेंथ 34 जजेस की है। ठीक है, जजेस की हमारे देश में एक शॉर्टेज है। ठीक है, केसेस अगर मतलब ये है कि ओवर टाइम भी काम करें तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा उन पेंडिंग केसेस को करने में, तो ये स्थिति है। तो उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो भी आप देखते रहिए। वो मेंस के लिए ऑल्दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल ही ज़्यादा पूछा जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट जजेस केस है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। ठीक है, जिससे जो 3 जजेस केसेस हैं उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अभी आई उस पर ही बात करने वाले हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, आर्टिकल 124 का क्लॉज सेकंड, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस, बट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एंड विच इज एग्जीक्यूटिव। सो और प्रेसिडेंट खुद एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। सो वी कैन से एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स जजेस, यानी एग्जीक्यूटिव हैज एन अपर हैंड ऑन जुडिशरी बिकॉज इट अपॉइंट्स। सो फर्स्ट जजेस केस में ऐसा ही डिसीजन लिया गया था कि हाँ भाई, सीजीआई से आप जो कंसल्ट करेंगे उसको मानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंसल्टेशन का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपको यू हैव टू डू इट, राइट। बट उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट जजेस केस की बात कर रहा हूँ, ये अभी जो दिखाया था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड जजेस केस में इसी चीज़ को पलट दिया गया कि भैया एग्जीक्यूटिव तो ऐसी तैसी कर देंगे, वो तो ट्रांसफर व्रांसफर में भी अपनी सारी चीज़ें करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आ जाएगी। तो सेकंड जजेस केस में ये कलेजियम सिस्टम शुरू हुआ। कलेजियम सिस्टम शुरू से नहीं था, तो सेकंड जजेस केस में शुरू करा गया और सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस उसमें बिठाए गए। फिर थर्ड जजेस केस में इसी को और मजबूत करा गया, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। सो दैट्स हाउ कलेजियम सिस्टम केम। अच्छा, कलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एक तो नहीं है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादातर जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो ऑलरेडी जजेस के बच्चे ही बनते हैं। इवन जो जजेस बन रहे हैं वो जजेस के बच्चे बन रहे हैं या वो किसी तरह रिलेटेड होते हैं। सो इससे एक उनका अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि बात यह है कि जो कोर्ट्स हैं या स्पेशली सुप्रीम कोर्ट है, वो कलेजियम को इतना अच्छा मानते हैं कि उसे लगता है बाकी सर्विसेज में भी होना चाहिए, हमारे यूपीएससी में भी इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली इन डिपार्टमेंट्स लाइक सीएजी डिपार्टमेंट, लाइक वो एक अलग सर्विस होती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। हालांकि सीएजी वो बिठा दिया जाता है आईएएस। ठीक है, वो पैराशूट लैंडिंग उसकी हो जाती है, लेकिन बाकी सब IAS सर्विस से आते हैं। तो उनका कहना है इस सर्विसेज में भी जो है कलेजियम सिस्टम होना चाहिए, और वो उस कलेजियम सिस्टम को बहुत पॉजिटिव देखते हैं। हालांकि उसके सबसे बड़ा नेगेटिव अगर कहें तो ऑल्दो वो इंडिपेंडेंस को बड़ा मजबूतली बचाए हुए, मजबूत तरीके से बचाए हुए है, बट सबसे बड़ी कमी यही है कि नेपोटिज्म है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, इवन जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि क्यों,
भाई इसको प्रमोशन दिया, इसको ये पोस्टिंग दी, क्यों, क्या कारण है, ठीक है। जैसे यूपीएससी में आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट के खिलाफ कोर्ट कैसे जाओगे, वो एक चीज़ आती है। सो एक ब्रीफली इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जजेस केस को आप देख लेंगे। एनजेएसी, भाई कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए एनजेएसी आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2014 में। sought to replace collegium, struck down by सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली, है ना। नेपोटिज्म पे खतरा डाल रहे हो तुम, अपनी पार्टी में नेपोटिज्म नहीं हटाने दे रहे, तुम्हें लग रहा है वहाँ हटाने देंगे वो लोग, समझने की बात है। वहाँ तो तब भी आदमी पहले जाता है, लॉ की डिग्री करता है, फिर विदेश जाके ज़्यादातर जो बड़े जजेस के बच्चे होते हैं फिर वो हार्वर्ड या ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से करके आते हैं, फिर सालों अपनी प्रैक्टिस करते हैं एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, ठीक है, फिर वो जज बनते हैं और फिर धीरे धीरे लैडर क्लाइम करते हैं। पॉलिटिक्स में तो उल्टा सीधा ही बिठा दिया जाता है, बिल्कुल जैसा राजा वाली स्थिति। तो खैर एनजेसी जजमेंट आया 2015 में, इसको हटा दिया गया। अब क्यों, इस चीज़ को समझते हैं। अब एनजेसी के हिसाब से कंपोजिशन क्या होने वाली थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन, ओके, उन्होंने कहा वैसा ही रखेंगे। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये भी अगेन कॉलेजियम से मैच कर रहा है। नाउ यूनियन लॉ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव आ गया। 2 एमिनेंट पर्सन सिलेक्टेड बाय, एक जो पर्सन आएगा वो कैसा आएगा, पीएम, सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन के आएगा। तो सीजेआई तो यहाँ अकेले मेन, पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। और एक आएंगे वो SC ST OBC वुमेन या माइनॉरिटी कैटेगरी से आएंगे, तो वो भी, उनका भी चयन मोस्ट प्रोबेबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू होगा। तो 1 और 2 तो सीधे सीधे जो सरकार है उस टाइम पावर में, उनकी तरफ से आ गए। जजेस कितने आए, 1 एंड ये 2, तो 3 तो जजेस के मेंबर हो गए। और एक जो मेंबर है वो, उसमें भी एक तरीके से कह सकते हैं आपकी लेजिस्लेचर का रोल है, तो 3 एंड 3 हो गया। बट ये जो 2 वाली फिगर है इसको जरा समझिए, इसको अभी फंक्शन, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर वगैरह और उनका अपॉइंटमेंट, ये सब था। वीटो पावर में ये जो 2 वाली चीज है यहाँ आती है, इफ एनी 2 मेंबर्स ऑब्जेक्ट अपॉइंटमेंट इज ब्लॉक्ड। मेन यही वजह थी कि भैया ये क्या है, तो फिर ताकत इन 2 पे आ गई ना। इन कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार आया, ठीक है, और वो सरकार के खिलाफ फैसला देता हुआ आ रहा है, उसकी रेपुटेशन ही ऐसी है जज की, और उस इस पार्टी की उस के खिलाफ केसेस लिए दिए, यानी जजमेंट्स दिए, तो बदला लेने के लिए उसका बेचारे का प्रमोशन रोक देंगे, भले ही वो द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि फिर हर कोई चाहेगा मेरा प्रमोशन हो, तो फिर वो सरकार के खिलाफ वैसे फैसले नहीं देगा, वो सरकार से बना के रखेगा। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। दिस बिकेम द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। देखो, समझने की बात यह है कि प्रेसिडेंट की ओथ में भले ही आता हो कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, बट एक्चुअली ये काम हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ही करता आ रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही एक दीवार बन के खड़ा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता आ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकाल, तो उस पर आँचना है, ये बात सही है, और इससे फ़ायदा हुआ है जनता का, ठीक है, कई बार राइट्स बचे हैं। बट अब जो जनता का ये भी तो अधिकार है कि भाई अगर कोई चाहे तो जज बने, जज भी समाज से कोई भी बनना चाहिए, वो सिर्फ एक वर्ग ही क्यों तक लिमिटेड क्यों रह जाए कि भाई उनके उनके बच्चे ही बन रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से कॉलेजियम पे आता है, ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ओपेक सिस्टम है। तो इस चीज़ को आप मेजरली प्रीलिम्स के लिए आप फैक्चुअल चीज़ें देख लेंगे, मेंस के लिए आपको इन डेप्थ थोड़ा जाना पड़ेगा। सो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, आर्टिकल 124 के 3rd क्लॉज में सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट जज रह चुके हो, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बात कर रहे हैं हम, 5 साल एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के 10 साल रह चुके हैं, जूरिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। टेन्योर एंड रिमूवल, रिटायरमेंट एज 65 है। कई देशों में क्या होता है 75 तक होता है, या कई में ये होता है जब तक आप चाहें आप पद पर बने रहें। तो हमारे देश में बात की जाती है कि 65 इज टू अर्ली, कि जजमेंट देना इतना कोई
मतलब वो परिपक्व इतनी टाइम बाद हो पाते, इतने एक्सपीरियंस उनके पास होता है, आप उन्हें वेस्ट करे दे रहे हैं, बिकॉज दे कैन एटलीस्ट वर्क टिल 75, है ना। तो उस चीज़ पे पॉलिटिशियंस तो काम करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी 75 प्लस है। तो वो चीज़ आपको चाहिए कि जजेस ज़्यादा रहे, क्योंकि जजेस की शॉर्टेज भी है, आप जल्दी रिटायर भी कर दे रहे हो, ज़्यादा आप अपॉइंट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा आप पोस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। सो ये काफ़ी बड़ा क्रिटिसिज्म है कि 65 ईयर्स तक ही क्यों लिमिट किया गया है। रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें तमिलनाडु का कल हम बात करेंगे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए आपको, केस जस्टिस वर्सेस रामास्वामी 1993, ठीक है, इसे ब्रीफ में देख लीजिएगा। उस आपके स्टेट वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वैसी घटना घट गई है इसलिए, और वो कैसे हुआ है कल मैं पूरा केस समझाऊंगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस हैं, आप उसको कम नहीं कर सकते उनकी सर्विस में। नो डिस्कशन ऑन कंडक्ट, आर्टिकल 121, ठीक है, वो सिंपल है कि भाई लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट में जो हो रहा होगा उस पर ये लोग नहीं चर्चा नहीं करेंगे, और इनके जो जजमेंट पे आप नहीं करेंगे, तो तुम मुझे मत छेड़ो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ रहा, ये चीज़ है। केस सी रविचंद्रन अय्यर 1995, केसेस को जरा याद रखिएगा कि इसके नाम आ जाते हैं। jurisdiction of Supreme Court, original jurisdiction 131, writs jurisdiction आर्टिकल 32, इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को कहता है, याद रखिए, आर्टिकल 21 को वो बताता है राइट टू लाइफ को, क्योंकि उसने इतना एक्सपेंड कर दिया है उसको। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा था। एपिलेट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 132 टू 134, एडवाइजरी, प्रेसिडेंट को एडवाइज देंगे, वो सब चीज़ें 143। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे बात कर लेते हैं, एक तो शब्द फंसता है जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 131, सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट का जो भी आएगा, सेंटर वर्सेस स्टेट के कोई मामले आ गए तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पे ही जाएंगे, या स्टेट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का आ गया, वो किसी हाई कोर्ट पे नहीं आएगा, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। केस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ये बात इन्होंने क्लियर करी थी। रिट जुरिस्डिक्शन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जी। हेबिस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, सर्चरी, ये चारों रेट में आपको बता ही चुका हूँ फंडामेंटल राइट्स में, यहाँ ब्रीफली देख लीजिए। केस एल चंद्र कुमार 1997, ठीक। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो अब ये है कि मान लीजिए आपके घर के पास आपने कोई अन्याय होते देखा, यानी किसी बंधुआ मजदूर को पाया। अब बंधुआ मजदूर को पता नहीं, वो अनएजुकेटेड है, उसको पता ही नहीं यार कोर्ट भी जाना है, ऐसे भी हो सकता है। आप उसके बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। जॉली एल भी आप सबने देखी है, वो इसी पे बनी, ठीक, PIL फाइल होने पर। तो वो एक मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डराने का भी ये किया जाता था कि आपने कर दिया उसके जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, आपने देखा बंधुआ मजदूर है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन पे के खिलाफ PIL दायर करी कि भाई इसकी जांच हो और पता चले कि भैया ये तो बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, यानी पैसे नहीं दे रहे हैं, उसको बांध के रखा हुआ है, फिजिकली नहीं, एम्प्लॉयमेंट वाइज। इस चीज को आप ब्लैकमेलिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, इंडियंस बीइंग इंडियंस, कि PIL फाइल करी, उसके एम्प्लॉयर को कहा हम भाई PIL जो है वापस ले लेंगे, आप इतना राशि हम तक पहुंचा दो, और ये बहुत बड़ा रैकेट चलता है इंडिया में, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन हालांकि ये इससे फ़ायदे बहुत हैं, जस्टिस फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, कई बार इससे मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ केसेस लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और जजमेंट्स दिए हैं। केस SP गुप्ता 1981, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, अगेन क्योंकि बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड बहुत मैटर्स जाते थे इसमें, है ना, अभी भी जाते हैं। NHRC के पास तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड, और आज भी बॉन्डेड लेबर हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। कई जगह बेचारों को राइट्स ही नहीं पता है, कर रहे हैं, मोबाइल आ गया तब भी नहीं पता है। जुडिशियल रिव्यू, इम्प्लाइड पावर, ठीक है,
ऐसा एक्सप्लिसिट कहीं पे नहीं लिखा है जुडिशियल रिव्यू की पावर, बट आर्टिकल 13 से स्पेशली आर्टिकल 32 से और 226 से उन्होंने इम्प्लाई करा है कि वी हैव द पावर टू जुडिशरी फॉर जुडिशियल रिव्यू। हम आपके जो कानून आप बना रहे हैं उससे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में तो किया हुआ है कि वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है कि नहीं भाई तुम तो उसे भी बदल डालोगे, ठीक है। इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और ये सारी चीज़ें हुई। तो ये जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बिग पावर विच सुप्रीम कोर्ट यूजेस टू प्रोटेक्ट आर राइट्स एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। लॉज कैन बी स्ट्रक डाउन, मिनर्वा मिल केस 1980, ठीक, वही उसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में ही आ रहा है, ठीक है। गोलकनाथ, मिनर्वा मिल, केशवानंद भारती, फिर से सारे केसेस को देख लीजिए, जितनी बार आए उतनी बार देख लीजिए, याद रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे कोई डेडिकेटेड वीडियो है। इंट्रोड्यूस्ड इन 1973, लिमिट्स पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, केस केशवानंद भारती। सो इसी तरीके से आप देखते लीजिए कंक्लूजन, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, अपहोल्डर ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कल जब यूनियन और स्टेट दोनों हो जाएंगे, कल मैं स्टेट कराऊंगा हाई कोर्ट्स के बारे में बेसिकली, तो मैं उन दोनों को साथ में क्लब करके आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी आप जो आपका चैप्टर जुडिशरी से रिलेटेड एनसीईआरटी में, इवन लक्ष्मीकांत में एंड बेयर एक्ट तो आपको करना ही करना है, तो इनको अच्छे से पढ़ जाइए और तैयार रहिए कल के सवालों के लिए। ओके, सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।